जय हिंद एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विश कर दो। मांगना पड़ता है तुम लोगों से, इतना खराब लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल to this CA foundation course, those who are doing the classes for the first time and those who are doing my classes for the first time. My name is C. Ankit Tilha and I'll be teaching you statistics portion as well as some portions of mathematics. Also for CA foundations, I'll be teaching you the entire economics part. Okay. And moreover, for any other thing, if you need any sort of guidance also, then I shall be there. तो आज हम लोग सीए फाउंडेशन में स्पेसिफिकली क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग अपना स्टैटिस्टिक्स का मतलब मैथमेटिक्स वाला जो आपका फेवरेट पोर्शन है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी इतना सोच करके आते हैं, वही वाला पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको आज इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये कैसे कैसे करके हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका क्या आपका एग्जैक्ट सिलेबस कवरेज होगा, कितने इसके अंदर में क्लासेस लगेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, और हम लोगों का शेड्यूल कुछ आने वाले समय में क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आउट ऑफ द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ योर सीए फाउंडेशंस, दिस इज पेपर नंबर 3, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। पेपर 3 और पेपर 4 दोनों आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। ये जो पेपर 1 एंड पेपर 2 है, दैट इज सब्जेक्टिव। पेपर 3 एंड 4 इज एमसीक्यू बेस्ड। पेपर 3 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेपर 3 का पूरा नाम क्या है ये सुनना। दिस इज नॉट बिजनेस मैथमेटिक्स, दिस इज मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। तो एक चीज बहुत अच्छी है कि हम लोग कई बार जो अपने मन में सोच करके रखते हैं कि नहीं ये तो प्योरली आपका मैथमेटिक्स ही है, तो ऐसा नहीं है। ये प्योरली मैथमेटिक्स नहीं है, इट ऑल्सो इंक्लूड स्टैटिस्टिक्स। इसमें स्टैट्स भी है और इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी है। तो अगर अपने मैथ्स में मान लो बहुत अच्छे नहीं है तो फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट्स में बहुत अच्छे नहीं है तो लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर में ऐसा हम लोग जरूर से कर सकते हैं जो कि हम लोगों को पास कराने में हेल्प कर सके। हम पास कराने में इसलिए कह रहे हैं, आप कहेंगे सर नहीं नहीं हम लोग पास के लिए थोड़ी बैठे, हम लोग तो अच्छा नंबर पाने के लिए बैठे हैं। हाँ, अच्छी बात है, शुरुआत में सब ऐसा ही कहते हैं। तो ना ना ना, आगे भी अपने ऐसा ही कहेंगे। तो लेकिन ये है कि हम लोगों को ये कुछ चीजें ऐसी है जिसमें से कुछ चैप्टर्स ऑब्वियसली अपने फोटे बनेंगे प्रैक्टिकली, कुछ चैप्टर्स आप बड़ा अच्छा कर लेंगे, कुछ चैप्टर्स में थोड़ा ठीक ठाक होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, हम 100% एश्योरेंस के साथ कह सकते हैं, हमने लास्ट बैच में भी कहा था कि अगर आप अपनी पूरी कवरेज कर रहे हैं, जैसे जितनी हम लोगों की क्लासेस हुई वो कर रहे हो, जितना हम प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं वो कर रहे हो, जो टेस्ट वगैरह लास्ट में लेते हैं अपने वो सब अगर कर लिया, अगर आपने पूरा पढ़ लिया है, भले ही फिर उसके अंदर में हो सकता है कि आपने कई बार रिवाइज नहीं किया, लेकिन अगर पूरा कवरेज है, एक आध बार आपने रिवीजन भी कर लिया है, एंड दैट इज नॉट वेरी टफ, क्योंकि क्लासेस के अंदर में ऑलमोस्ट बहुत सी चीजें तो हो ही जाएगी, फिर रिवीजन बस आपके ऊपर रहेगा। तो अगर आपने इतना पूरा कर लिया है, देयर इज नो चांस कि यू विल फेल इन दिस, यू विल ऑब्वियसली स्कोर गुड मार्क्स। समझ रहे हो इस बात को? तो फिर ये बात एक अपने मन से हमेशा निकाल देना कि नहीं ये बहुत ज्यादा टफ है। कोई भी चीज तभी तक टफ लगती है जब तक हम लोग उसको अच्छे से सीख नहीं लेते। जैसे अभी आपको बताएं, सी इंटर के जस्ट स्टूडेंट्स के साथ में हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एक पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा था। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, लगा कि अब ये क्या ही है, ये समझ में आएगा कि भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद सब पूछने लगे सर इसको छोड़ दें तो कितना नंबर जाएगा, यही होता है। लेकिन फिर उसके बाद जब हम लोगों ने एक किया, फिर उसी वैरायटी के ऊपर दूसरा किया, फिर उसके ऊपर तीसरा किया, तो वो आने लगा। फिर उसके बाद ये लगा कि अच्छा सर ये तो एकदम हलवा है, ये हो जाएगा आसानी से। तो कोई भी चीज तभी तक हम लोगों को टफ लगेगी जब तक हम लोगों ने उसको प्रैक्टिस नहीं कर लिया। जैसे आप लोग जब अपने एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग एक ट्रेंड देखोगे। मान लो आप अपने 4 पेपर्स को तैयार कर रहे हो, तो आप जब अपने 4 पेपर्स को तैयार करो, किसी एक पेपर की तैयारी आप 1 हफ्ता कर लो, तो आपको लगेगा कि नहीं ये पेपर तो आसान है। और फिर इसके बाद जो पेपर छूट जाएगा, आपको 10 दिन बाद वो लगने लगेगा ये पेपर तो बड़ा कठिन है सर, लग रहा है इसी में लुढ़केंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जो आप तैयार कर लोगे वो आपको आसान लगेगा, जो आप छोड़ दोगे वो आपको हमेशा कठिन लगेगा। तो बस अपने को तैयारी करनी है। फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन के साथ में। अपनी क्लासेस का मोड क्या होता है आप इसके बारे में समझ लो। तो हम लोगों की क्लासेस 3 मोड पे रहती हैं, या हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट सारे पॉसिबल मोड्स पर रहती हैं। आप लोग जो स्टूडेंट्स अभी हम लोग के साथ में
यहां पे फेस टू फेस में, ऑफलाइन में है, से यस। एंड फिर इसके बाद there are students who have joined us in online live, ठीक है, yes, okay, and obviously there will be many students who will also be covering it up through the recorded mediums. So if you have to ask any doubts, if you have to ask any doubts, then what you can do कि आप अपने एप्लीकेशन के चैट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पर आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो, वहां पे हम लोग एज टीचर्स, एज फैकल्टीज और बाकी आपके बैचमेट्स भी उसके अंदर में चाहें तो एक दूसरे के डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपना मीडियम होता है फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डाउट्स, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपकी क्लासेस छूट जाती हैं तो फिर उसको अपलोड करने के लिए जो रिकॉर्डेड में है वो कम से कम आप मान के चलिए 1 से 2 दिन का समय लगता है, तो वो लेक्चर्स आपके एप्लीकेशन पे अपडेट होते हैं। एप्लीकेशन आई होप आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा लेला एजुकेशन सेंटर का, तो वहां पे फिर इसको अपडेट किया जाता है। तो दिस विल बी अ मीडियम ऑफ क्लासेस। व्हाट विल बी द शेड्यूल फॉर नाउ? जो स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस हैं उसका ड्यूरेशन हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है ताकि हम इसको कम नंबर ऑफ क्लासेस में कवर अप कर सकें। तो इट विल वेरी समवेयर बिटवीन 1 hour 45 minutes to 2 hours। इसके बीच में ये क्लासेस वेरी करेंगे। I'll be starting at 11, I'll be ending the class around 12:50 और 12:55, ठीक है, बिकॉज 1 PM से फिर नेक्स्ट क्लास रहेगी। तो अभी फिलहाल आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स रहेगा, ठीक है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली और फिर बाकी सब्जेक्ट्स ऐड ऑन होंगे। एवरीथिंग इज क्लियर? चलो अब शुरुआत करते हैं। एक चीज इंश्योर करना, हाँ एक मिनट, एक चीज और इंश्योर करना, एक कॉपी अलग से कैरी करना प्लीज। वो मल्टीपर्पस वाली कॉपी नहीं चलेगी, ठीक है। एक कॉपी डिफरेंट कोई कैरी कर लेना, उसमें हम आपको स्टैटिस्टिक्स में बहुत कुछ लिखवाएंगे, एग्जाम्पल्स लिखवाएंगे, वो सब अलग से लिख लेना ताकि अगर आप उसको एग्जाम से पहले एक बार पलट करके देख लेंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पोर्शन है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग का, बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर में 8 चैप्टर्स हैं विच विल इंक्लूड रेशियो, प्रोपोर्शन, इक्वेशंस, इनइक्वालिटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सीरीज, सेट्स, calculus, differentiation. Then there will be logical reasoning portion and finally statistics portion। यहां पर आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों 40 मार्क्स का होता है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ में। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा इतना आसान है कि इसको लास्ट में ही कवर अप किया जाएगा। तो आज एकदम कुछ बेसिक चीजें ही कवर अप होंगी, जैसे मीन, मीडियन, मोड, वो सब जो चीजें आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं, है ना, वही सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बट आई कैन एश्योर यू कि यू आर गोइंग टू लर्न इट वेरी कंसेप्चुअली। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लास नंबर 1। देखिए कौन कौन से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग सीखते हैं। तो जनरली हम लोग मीन, मीडियन और मोड के बारे में सीखते हैं। इसके साथ साथ हम लोग मीन के अंदर में अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, आराम से गुस्साइए मत, और हार्मोनिक मीन, इन सब के बारे में सीखेंगे। हम लोग कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी क्यों फाइंड आउट करते हैं, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन होता है, एक बड़े डेटा को छोटे से नंबर से रिप्रेजेंट करना।
अगर आपको एक बड़े डेटा को एक स्मॉल वे में इन्फॉर्म करना हो, किसी को रिप्रेजेंट करना हो, तो फिर इसके लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी यूज्ड। अ सिंपल एग्जांपल, अगर हमें आपकी क्लास का परफॉर्मेंस बताना हो, जो कि हम जल्दी से किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन अगर हमें किसी को आपके क्लास का परफॉर्मेंस बताना हो तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम हर किसी का इंडिविजुअल बताएंगे, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर? नहीं, ऐसे करके नहीं बताएंगे। हम एवरेज बता देंगे कि हाँ, ऑन एन एवरेज 5 है, ऑन एन एवरेज 6 है। समझ रहे हो इस बात? ठीक है। ओके, आई एम स्टार्टिंग विथ मीन। आपको मालूम है मीन कैसे करके निकालते हैं? एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं। इट इज सिंपली क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है। तो वील बी प्रिटी फास्ट। जो जो चीजें हम लोगों को लगती है कि हम लोग जल्दी जल्दी कवर अप कर सकते हैं, उसको करके हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आएंगे। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कोई भी 4-5 नंबर ले लेते हैं, 20, 35 to 8। बताइए इसका मीन कितना हो जाएगा? इसका मीन कितना हो जाएगा? 20, 35 to 8 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 13। ठीक है, ओके। आपके मन में आ रहा होगा सर क्या यही सब सीखना है? देखो, शुरुआत में झांसा ऐसे ही दिया जाता है, सुहानी दुनिया दिखाई जाती है कि देखिए यही तो है और क्या है। चलो नेक्स्ट कुछ मजेदार करते हैं। 42, 62, 12, 6, 18, इसका मीन 28। हाँ ठीक है, आ रहा है तुम लोग का? ओ भाई लाइव वालों, आया? ओके, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। यस, करेक्ट। एक और बार करते हैं। 20, 37, नहीं, 20, 35 to 8। अच्छा, ये ऊपर ही था क्या? एक सेकेंड, ठीक है, हम समझ गए। हम तभी समझे नालायक तुम लोग इतना। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, ये री होगा। हम तभी सोचे, तुम लोगों के पास इतना दिमाग कहां से आया? ओके नेक्स्ट। 63, 93, 18, 9, 27। Is it 42? 42. Yes. I'll explain. फिलहाल इसको सस्पेंस अकाउंट में रखिए। I mean by calculation also it is coming 28 ना? It is coming 18.
8080 कैलसी पकड़िए आप। कैलकुलेटर है आपके पास? नहीं है, रखिए। यहां पे इसको पाप नहीं माना जाता, अपनी बिरादरी में ये सब चलता है, ठीक। सीए वाले कैलसी के बिना ज्यादा कुछ नहीं करते। ओके, चलो, अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू बी डिस्कस्ड नाउ। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू बी डिस्कस्ड नाउ। क्या कॉन्सेप्ट है? ये मीन हम लोगों ने निकाला था। अब सर ये 28 कैसे आ रहा है, या ये 42 कैसे आ रहा है? वो आ रहा है तो ठीक है, लेकिन जल्दी कैसे आ रहा है ये भी जानना है। तो एक सिंपल सा इसके पीछे फंडा है। जैसे यहां पे हम लोगों ने मीन कैलकुलेट किया। अब मीन का एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है विच इज मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग या चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या होता है इसके अंदर में? अगर हम हर एक नंबर में 2 ऐड कर दें, जैसे अगर 20 का 22 बना दें, 30 का 32 बना दें, 5 का 7 बना दें, 2 का 4 बना दें और 8 का 10 बना दें, तो मीन भी 13 का 15 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वैसे ही करके अगर हम यहां पे सब जगह पे -5 कर दें, 22 का 17 कर दें, 32 का 27 कर दें, 2 कर दें और 4 का -1 कर दें और 10 का 5 कर दें, तो इसका मीन भी कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब कि अगर हम किसी एक नंबर को सारे नंबर में मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें या प्लस कर दें या माइनस कर दें, तो हमारा मीन भी उतने से प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहां पे क्या किया था? हमने 20 इंटू 2 किया, बोलो कितना आया? 40। प्लस 2 किया तो कितना आया? 42। 30 इंटू 2 किया तो कितना आया? 60। प्लस 2 किया तो 62। 5 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 प्लस 2, 8 इंटू 2 प्लस 2। तो यहां पे मीन भी 13 इंटू 2 प्लस 2 आ गया। समझ रहे हो? जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम इसे कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। क्या कहते हैं इसको? चेंज ऑफ स्केल। और जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो हम इसे कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? चेंज ऑफ ओरिजिन। तो दिस इज चेंज ऑफ स्केल एंड दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन। दो चीजें होती हैं और हमारा मीन इन दोनों से ही चेंज होता है। जैसे अगर हमने हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हर एक नंबर को 2 से ऐड किया तो मीन भी 2 से ऐड हो गया। तो दिस इज चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। अच्छा, नीचे क्या करामात किए थे अपने? तो हमने नीचे इंटू 1.5 किया, ठीक है। अब सर ये कैसे जल्दी करना था ये बताइए। वो उम्र के साथ आता है। तो इट इज 42 इंटू 1.5, दैट इज 63। 62 इंटू 1.5 इज 93, 12 इंटू 1.5 इज 18, 6 इंटू 1.5 इज 9 एंड 18 इंटू 1.5 इज 27। तो 28 इंटू 1.5 भी कितना हो जाएगा? 42। समझ रहे हो इस बात को? एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म, क्या यह समझ में आया कि अगर हर एक नंबर को हम आपके एग्जाम में कुछ 2-3 बार पूछा गया है कि कैसे करके होगा। अच्छा, अब हम आपको 1-2 चीजें और इसमें गाइड कर दें। ये हम आपको इंट्रो पार्ट में गाइड करना भूल गए। देखो, हम लोग कैसे करके मैथ्स पढ़ रहे हैं या कौन सा मटेरियल रेफर करेंगे, हम आपको अपने नंबर ऑफ एग्जांपल्स तो ठीक है करवाते हैं, बट हम लोग 2 चीजों को अपने बेस मान करके चलेंगे। सबसे पहला होगा आपका आईसीआई का मॉड्यूल। तो
तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग को हम लोग की तरफ से किताबें मिलती हैं, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम कंप्लीटली मॉड्यूल से रेफर कराते हैं। तो आप अपने आईसीएआई की, जिन लोगों को नहीं मालूम कि मॉड्यूल क्या होती है, तो आईसीएआई जैसे समझ लो जो सीबीएसई में एनसीईआरटी होता है, या वो एक कहा जाता है ना कि ये अपनी बेस है, तो वही है अपना बेस है एक तरीके से, ठीक है, और ये उससे भी ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारे लिए सब कुछ है और सब कुछ इसी में से आना है। आप कितना भी कह लीजिए, या आपसे कोई भी पीछे का कह दे कि अरे नहीं नहीं मॉड्यूल में से तो नहीं आया था, आपको बता रहे हैं सब कुछ इसी में से आना है और कहीं बाहर से कुछ नहीं। इसके अलावा दूसरी चीज जो हम लोग रेफर करते हैं वो होती है पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के इधर उधर के क्वेश्चंस। उसके लिए हम आपको इस बार स्पेसिफिकली कुछ प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड कराएंगे, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड कराएंगे। जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। ओके, तो हम आपको समझा रहे थे, सुन लीजिए एक बार प्लीज ध्यान से। हम आपसे कह रहे थे कि हम आपको कुछ इस तरीके के प्रैक्टिस पेपर्स भी दे दिया करेंगे जो कि अपने एप्लीकेशन के चैट सेक्शन पर अपडेट होंगे। वहां पे एक चैट सेक्शन है हमारे एप्लीकेशन का जहां पे पीडीएफ फाइल्स अपडेट होंगी। तो इसमें जैसे आज की क्लास के लिए मेरे पास में कुछ 34 क्वेश्चंस थे जो कि आपके साथ में शेयर करेंगे, कुछ हम करवा देंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या रेफर करने वाले हैं, आप मेरे क्लास नोट्स में कुछ क्वेश्चंस को पाएंगे जो कि हम एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन आपको कराते हैं। फिर आईसीआई की मॉड्यूल ही हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आप हमेशा खोजते हैं, तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि जो भी आपके पास्ट एग्जाम के है वो सब जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो आपको और भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 चीजें, हम लोग के नोट्स, फिर उसके बाद आईसीआई की मॉड्यूल और ये प्रैक्टिस पेपर। ये कहां से मिलेगा आपको? एप्लीकेशन से। जिनके पास मॉड्यूल है बहुत अच्छी बात है, आईसीआई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अच्छी बात है। नहीं हुआ है तो ये आईसीआई की मॉड्यूल आपको कैसे करके मिलती है इसके बारे में समझ लीजिए। इस मॉड्यूल के लिए आप जाते हैं ICAI.org पर। कहां पे जाना है? ICAI.org। अब ये ICAI.org पे जाने के बाद स्टूडेंट सेक्शन पे आप जाते हैं। स्टूडेंट सेक्शन में आपको दिखाई देगा BOS नॉलेज पोर्टल, दिख रहा है? ये होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। मैसेज ये चैट वाले पे करना है आयुष, आई एम गेटिंग योर मैसेजेस। तो BOS नॉलेज पोर्टल पर आप जाते हैं। BOS नॉलेज पोर्टल पर जाने के बाद आप यहां पे आएंगे फाउंडेशन कोर्स, और फिर इसके बाद आप अपना सब्जेक्ट चूज कर लेंगे जिसका आपको मटेरियल चाहिए, और यहां पे आपको दिखाई देगा स्टडी मटेरियल, जो भी लेटेस्ट दिखाई दे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ओके, सो लेट अस गेट बैक टू आवर टॉपिक। हम आपको सिखा रहे थे कि मीन किस तरीके से अफेक्ट होता है। तो चलिए कुछ नोट्स लिखते हैं इस पे, प्लीज राइट डाउन। नोट, mean is affected by both change of scale and change of origin. Example, if mean of 20 observations is 45, every number is added by 2 and multiplied by 3, what will be the new mean? Added by 2 and then multiplied by 3, ठीक है। अब सुनो, नया मीन कितना हो जाएगा?
यही हमसे कहा जा रहा है। मान लो न्यू मीन y बार है और पुराना वाला मीन x बार है, तो हमें पुराने वाले मीन में कितना बढ़ाना था, +2, और फिर कितना मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3। पुराना मीन कितना, 45, इसको 2 से ऐड कर देंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो व्हाट विल बी द न्यू मीन, 141। वेरी सिंपल, नोट करिए इसको। डन। यस यू कैन समृद्धि। चलिए नेक्स्ट। फिर इसके बाद अगले एग्जाम्पल पर आइए। जैसे से फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि हमने एवरेज वेट निकाला स्टूडेंट्स का, ठीक है, और एवरेज वेट केम आउट टू बी 60, बट फिर मालूम चला कि वेट मशीन के अंदर में कोई दिक्कत थी, उसके अंदर में 4 kg सबका कम आ रहा था। तो क्या एवरेज वेट निकालने के लिए हमको सबका वेट वापस से 4 जोड़ करके ऐड करना पड़ेगा? नहीं, हम सिंपली जो मीन आ रहा होगा उसमें कितना ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो हमको नया करेक्टेड मीन मिल जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों है। जी हां, इसमें चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों था। ठीक है, जैसे इफ y इज इक्वल टू, इसको 2x की जगह कुछ और कर लेते हैं, चलो x/5 + 2 and mean of x is equal to 20, what will be mean of y? y का मीन कितना होगा? अब भाई y इज इक्वल टू x/5 + 2 है, मतलब y कैसे मिलता है? अगर आप x को 5 से डिवाइड करें और फिर +2 कर दें, तो अगर x का मीन 20 आ रहा है तो y का मीन भी x बार डिवाइडेड बाय 5 + 2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर सिंपल ये बताते हैं ना कि इसी इक्वेशन में रख देना है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा नहीं भी करना होगा, इसीलिए हमको आज कॉन्सेप्ट समझना इसका बड़ा जरूरी है। जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हम क्या कह रहे हैं? चेंज ऑफ स्केल, और जब प्लस करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? चेंज ऑफ ओरिजिन। तो कुछ चीजें होती हैं जो कि चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन दोनों के ऊपर में डिपेंड करती हैं, और कुछ चीजें सिर्फ शायद स्केल पे करती हूं या सिर्फ ओरिजिन पे करती हूं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं, इसको ध्यान से सुनना। हमने कहा कि 5 और 7 के बीच में कितने के डिस्टेंस है, डिस्पर्जन कितनी है, दोनों के बीच में डेविएशन कितनी है? 2 की। 5 + 4 करो, 7 + 4 करो, अब कितनी डेविएशन है? 2। इसका मतलब क्या, इसमें हमने क्या चेंज किया? चेंज ऑफ ओरिजिन, दोनों को +4 कर दिया, लेकिन क्या डेविएशन में कोई अंतर आया? नहीं आया। मतलब सर डेविएशन में चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 5 और 7 के बीच में डेविएशन कितना? 2। 5 + 4 9, 7 + 4 अभी भी डिस्टेंस कितना? 2। सर कोई फर्क नहीं पड़ा, अंतर तो 2 का ही है। अब अलग तरीके से सोचो, 5 और 7 डिस्पर्जन 2, दोनों के बीच में अंतर 2 का। 5 × 3 करो, 7 × 3 करो, अब दोनों के बीच में डेविएशन, यानी जो डेविएशन पहले 2 का था अब वो भी 3 गुना हो गया 6। मतलब सर चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है। तो डेविएशन
या डिस्पर्जन एक ऐसा फिगर होगा जिसमें चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ेगा, यानी प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क पड़ेगा। इसको हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो किसके लिए सीख रहे हैं? मीन के लिए। क्या सीख रहे हैं मीन के लिए? किस पे चेंज ऑफ स्केल का भी फर्क पड़ता है और चेंज ऑफ ओरिजिन का भी फर्क पड़ता है। इज दिस क्लियर? चलो ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और बहुत कुछ है अभी सीखने को। अब हम आपको फटाफट एक बार जो कुछ अपने फॉर्मूलाज हैं वो कैसे क्या करके आए उसके बारे में आपको गाइड करते हैं। जैसे मीन के लिए आपने अलग अलग तरीके के फॉर्मूला सीख रखे हैं, ये तो हमने आपको इंडिविजुअल सीरीज के लिए लिखवाया। अब कुछ एक डायरेक्ट सीरीज की बात करते हैं, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एक्स लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं बगल में, राइट। अब एक्स लिखा मान लो हम लोगों ने कुछ भी 4, 8, 12, 16, 2, 3, 4, 1। अब इसका मीन कैसे करके निकालते हैं? एफ एक्स करते हैं। अच्छा, एफ एक्स करने के पीछे क्या लॉजिक होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही निकालते हैं। सुन लो, हर एक चीज का लॉजिक समझ लो। हम 4 को 2 टाइम्स ऐड करें, मतलब इसको अगर हमें एक्सपैंड करके लिखना हो तो हम कैसे करके लिखते? हम इसको ऐसे करके लिखते 4,4 2 बार, और 8 कितनी बार आया? 3 बार। 12 कितनी बार आया? 4 टाइम्स। 12 12 12 12 और 16। अब इन सबको अगर हम ऐसे करके ऐड करते, उससे अच्छा छोटा तरीका क्या? 4 को 2 बार ऐड करना है तो 4 2 जा 8, 8 को 3 बार ऐड करना है तो 8 3 जा 24। अच्छा, समझ रहे हो? तो करते तो वही है दिमाग अपना, क्या 8 को 3 बार ऐड करना है, लेकिन उतना करने की जगह हम लोग 8 into 3 कर देते हैं। बट द कॉन्सेप्ट इज सेम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिमिलरली 12 को 4 बार ऐड करेंगे, उससे अच्छा 12 4 एंड 16। अब देखो, इन सबको इंडिविजुअली ऐड करने की जगह हम fx को ऐड कर रहे हैं, तो इट इज 32 प्लस 80 96। डू नॉट ट्राई दिस, मतलब इस तरीके से आप ऐड नहीं करेंगे। आप कैलसी यूज कर सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। मेरे पास में देखो, आई एम कंप्लीटली फ्री। हमको 2 चीजें मालूम है, एक तो हम गलती बहुत कम करेंगे, और दूसरा करेंगे भी तो फिर हम कह सकते हैं कि हम चेक कर रहे थे तुम लोग को। लेकिन यू हैव टू यूज योर कैलकुलेटर्स, ओके। चलो, फ्रीक्वेंसी ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 10। तो व्हाट इज योर मीन? इट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दिस विल कम टू 96 बाय 10 इक्वल टू कितना? 9.6। इज दिस क्लियर? ओके। अब देखो, इसी को करने का एक और तरीका जो होता है वो क्या होता है? आई होप आप लोग साथ साथ में नोट करते जा रहे हैं। आगे बढ़े। अब इसी को करने का जो एक और तरीका होता है वो हम लोगों ने कैसे करके बनाया, ये समझिए। जैसे वो तरीका होता है आपका शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं 4 8 12 16, 4 8 12 16 एंड फ्रीक्वेंसीज वर 2 3 4 1। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या करते थे? कोई एक अज्यूम्ड मीन लेते थे, याद है? अब अज्यूम मीन क्या लिया जाए? बीच वाला नंबर। तो 8 लें या 12 लें? कुछ भी ले सकते हैं, आपको मालूम है, कुछ भी ले सकते हैं। 10 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 16। आप एज्यूम्ड मीन कुछ भी ले सकते हैं। हालांकि हम लोगों से कहा जाता है कि हमेशा बीच का नंबर लो, नहीं तो नंबर कटेगा, ठीक है। तो हम लोग डर के मारे कुछ और ट्राई भी नहीं करते थे, लेकिन अब अपने को मालूम है कि हम लोग कोई सा भी नंबर ले सकते हैं एज एज्यूम्ड मीन। तो टेक एनी रैंडम नंबर एज एज्यूम्ड मीन। लेट अस टेक 5 ले लें।
तो चलो क्या करेंगे, x में से एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे और उसको नाम दे देंगे d। d माने डेविएशन, d माने, तो x माइनस है 4 माइनस 5, 8 माइनस 5, 12 माइनस 5 एंड 16 माइनस 5। अब लास्ट में क्या करना है बोलो, अब क्या करना है, f इंटू डी। अरे भाई ये नई सीरीज है, आप जानते हैं ये नई सीरीज है। अब इसका मीन निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, जैसे fx करते थे उसकी जगह क्या करोगे, एफ डी। तो f इंटू डी, 2 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 3, 4 इंटू 7 एंड 11 इंटू 1। इसको ऐड करने पे कितना आएगा, 46। कम ऑन स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है 46 और इसका सम कितना 10। तो बोलो भाई अब अगर इसका मीन निकालना हो, सुन लो एक बार ध्यान से, अगर इसका मीन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। लेकिन अब हम कहेंगे लेकिन ये थोड़ी असली सीरीज थी, असली सीरीज तो कुछ और थी, असली सीरीज तो कुछ और थी। ये भी डिस्क्रीट सीरीज होता है एज्यूम मीन वाला। देखिए साहब, तीन तरीके की सीरीज होती है, एक इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। और मीन निकालने के तीन अलग अलग तरीके हो गए। एक तो आपका हम कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और फिर स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो वो आप जो पूछ रहे हैं वो सही नहीं बैठ रहा है। डिस्क्रीट सीरीज आप किसी भी मेथड से लगा सकते हो। सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, तो ये क्या हो गया 46 अपॉन 10। लेकिन फिर हमने कहा ये तो सही सीरीज नहीं थी, आपने तो सब जगह पे -5 कर दिया। हमने कहा ठीक है +5 कर दो बस। सब जगह क्या कर दिए थे -5, तो सब जगह वापस से +5 कर दो, क्योंकि अगर सारे नंबर में -5 कर दिया तो मीन भी 5 से कम हो गया था, तो वापस मीन में 5 जोड़ दो, आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो इसी वजह से ये फॉर्मूला आपका बन के आया a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला कहां से आया सर, वही एक सिंपल फंडा कि जो सब जगह पे माइनस कर रहे हैं फिर वो लास्ट में ले जा करके प्लस कर दे, उससे हमारा मीन क्या हो जाएगा, सेम। अच्छा ऐसा ही कुछ तो हमने भी गड़बड़ी कर दी थी, याद है, हमने पहले कुछ प्लस किया था, फिर एक सीरीज का करवा रहे थे शुरुआत में, फिर माइनस किया था तो ऑलमोस्ट वही सीरीज आ गई थी, तो मीन सेम आ गया था। मतलब आप कुछ प्लस किए फिर वापस माइनस कर दिए तो असल में उसी पे आ जाएंगे ना। ओके एनीवेज, तो इसका मीन निकालो, कितना आ जाएगा 46/10 प्लस कितना 5, तो ये भी आंसर कितना 9.6। कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज नोट इट डाउन एंड टेल मी यस अगर आपको ये समझ में आ गया हो, और अगर नहीं समझ में आया हो तो नो मत लिखना, ये पूछ लेना कि डाउट क्या है। कोई डाउट आप लोग को? हाँ, कोई डाउट उधर पीछे वाले, कोई डाउट नहीं, समझ में आया? चलो वेरी गुड। नहीं ऐसा कोई मेथड नहीं दिया रहेगा। मेथड कैसे देगा, मतलब ये कहेगा कि एमसीक्यूज का आंसर दिया हुआ आपको, उसमें दिया हुआ है कि ये इसी मेथड से निकालिएगा नहीं तो पाप चढ़ेगा। तो हम ये मेथड सिखा क्यों रहे हैं, क्योंकि जरूरी है। ये फॉर्मूला कहां से आया आपको समझना चाहिए। 5 मिनट और लगेंगे हम लोगों को अगले वाले फॉर्मूला को भी समझने में, ध्यान से सुनिएगा इसको। वी हैव x इन फ्रीक्वेंसी, this entire portion of statistics is going to take us around 25 classes. ठीक है, I forgot to mention it in the starting. So it is going to take us around 25 classes. So you can calculate by how much time this will be over. X और फ्रीक्वेंसी, उसमें छुट्टियां ज्यादा मत गिनना तुम लोग। तो x और फ्रीक्वेंसी बताइए कितना कितना था, 2, 4, 6,
8, हम चेक कर रहे थे 4, 8, 12 और 16, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 1। अब इस बार हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। इस बार क्या करेंगे? डिवाइड। तो x डिवाइडेड बाय कितना कर दें? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। और फ्रीक्वेंसी भी कितनी? 1, 2, 3, 4। तो चलिए अब इसको हम क्या नाम दे देंगे? डी डैश। क्या नाम दे दिया? अच्छा, इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि पहले माइनस करते फिर डिवाइड करते। हम कहते हैं उतना सब चक्कर एक बार हटाओ, सिर्फ एक बार हम लोग क्या करके देखते हैं? डिवाइड। तो लास्ट में अपने को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अगर सिर्फ डिवाइड किए तो लास्ट में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो अब देखो ये नई सीरीज बन गई। अब हमको क्या करना है? f इंटू डी डैश। 2 1s are 2, 3 2s are 6, 4 3 12 and 1 4 4, 2 6 8 20 24। तो how much is mean? It is sigma f d dash upon sigma f into 4। ठीक है, इसको c भी लिखते हैं एज कॉमन फैक्टर। c लिखते हैं किस चीज को दिखाने के लिए? कॉमन फैक्टर, कि किस नंबर से डिवाइड किए थे। 4 सब में कॉमन था डिवाइड होने के लिए, तो इंटू c या इंटू 4। तो ये कितना आ रहा है? 24 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4 इंटू 4। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 9.6। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग फिर इसका अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, विच इज कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड मीन। नहीं नहीं, अब डिवाइड बाय 5 करिए, डिवाइड बाय 10 करिए, या डिवाइड बाय 2 करिए। हमने तो कहा नंबर लेना कोई जरूरी है ही नहीं। 4, 8, 12, 16 में भी लें, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। बस जिस नंबर को डिवाइड करेंगे लास्ट में उसी नंबर को ऊपर में एज्यूम्ड मीन कोई भी हो सकता है। बस जिस नंबर से माइनस कर रहे हैं सब जगह पे उसी नंबर को लास्ट में ऐड कर देंगे। इतनी बात हम लोग को ध्यान रखनी है। चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किए? 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि यहां पे सबको 4 से डिवाइड कर दिए थे, तो लास्ट में ले जाके इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिए ताकि आंसर हमारा सेम आ जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड मीन। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? रेंज ऑफ डेटा, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। रेंज ऑफ डेटा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। यही याद किया है हम लोगों ने। और फ्रीक्वेंसीज 4, 6, 1, 3, 6 कुछ भी ले लिया जाए। अच्छा, अब यहां पे क्या करना होता है? कुछ खास नहीं है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऊपर हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि एक रेंज है, हमको तो कोई एक नंबर चाहिए। तो हम लोग सिंपली एक बात करते हैं कि बस मिड वैल्यू ले लेंगे। तो आप मिड वैल्यू ले लीजिए, 0 to 10 है, इसकी मिड वैल्यूज आप ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 5, 15, 25, 35 और 45। ये क्या ले लिया हम लोगों ने? मिड वैल्यूज। और फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? fx कर लीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। फिर इन सबको आप ऐड कर लीजिए।
इज इट कमिंग टू दिस मच? हाँ, 510 divided by 20 is equal to 25.5. Very simple. Done. चलो ये हो गया अपना मीन। और अगर अच्छा, इसमें आपने नया क्या सीखा? कुछ नहीं, बस एक चीज करनी है, बताओ क्या? मिड वैल्यू निकाल लेंगे, और मिड वैल्यू निकालते ही यस काजल, वी कैन कॉल इट बाय दिस नेम ऑल्सो। मिड वैल्यू निकालते ही हम लोग कह सकते हैं कि ये एक डिस्क्रीट सीरीज जैसा बन गया। कैसा बन गया? डिस्क्रीट सीरीज जैसा बन गया। ठीक है, तो एफ एक्स अब ये एकदम डिस्क्रीट सीरीज जैसा बन गया। बाकी ऑपरेशंस आप इसके ऊपर में करते रहिए। मतलब जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज के लिए सॉल्व किया, सेम तरीके से कैसे कर लेंगे? कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए भी कर लेंगे। चलो, मिड वैल्यू ठीक है, मेरे पास कुछ सवाल हैं, इसको जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं। क्लास इंटरवल है अपना 0 से 10, 10:30 ले लें, और 10:30 से लेकर के 30, और सर एक जो है ना मैच भी नहीं किया, वो 31 से लेकर के 50 था, और अगला वाला तो 50 से लेकर के 90 हो गया। फ्रीक्वेंसी थोड़ी टफ थी इसकी। तो सर अपने को बड़ा ही सिंपल सा फंडा लेना है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यूज हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले एक और बहुत बड़ी हम कह सकते हैं एक फ्लॉ है इस क्वेश्चन के अंदर में अभी, जिसको इंप्रूव किए बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। यहां पे गैप है, ये गैप दिखाई दे रहा है। 30 के बाद क्या है? 31। जब इस तरीके का गैप होता है, हम इसे कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। क्या कहते हैं? तो हम लोग ऐसे सीरीज के ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरा एक रेंज चाहिए, फिर हम मिड वैल्यू उसका निकालते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज से अपना काम नहीं चलेगा, क्योंकि पता है फिर एक बात आएगी कि सर 30 था फिर 31 था, 30 था और फिर 31 था, तो 30.5 आता तो कहां जाता? क्या 30.2 कहां जाता? तो पहले तो हम इस बात को ठीक करते हैं, दोनों को सेम लेकर के आते हैं। अब 30 और 31 के बीच का क्या? 30.5। तो हम पहले ना इसको ऐसे ठीक करते हैं, 0 से 10.5, फिर ये 10.5 था, 10.5 से 30.5, आधा इसको आगे बढ़ा दिए और आधा इसको आगे बढ़ा दिए। 30.5 से 50, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, 50 से 90। अब सर मिड वैल्यू निकालने का तो बड़ा ही आसान सा तरीका है ना, इसे कहते हैं अपर लिमिट और इसे कहते हैं लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी ये कितना? 10.5 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, 5.25। 30.5 प्लस 10.5 डिवाइड बाय 2, बोलो 20.5। 30.5 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, 40.25, और ये 70। अब ये मिल गया मिड वैल्यू, कर लो जो करना है। समझ में आया? चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा।
और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आप मीडियन जब करते हैं तो उसमें कुछ चीजें आप सीखते हैं। जब आप ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए आप सीखते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो, ये करो वो करो, वो सारी चीजें एक अलग है। यहां पे जैसा दिया है उसके हिसाब से करते जाते हैं। हम मिड वैल्यू निकालते हैं और पता है क्या मानते हैं, जैसे हमने लिखा 5.25, तो हम मानते हैं कि ये जो एक नंबर होगा ये 5.25 होगा, या ये जो दो नंबर्स हैं 10.5 से 30 के बीच में, ये क्या होंगे, 20.5 होंगे। ठीक है, तो सर इससे तो एक्यूरेट आंसर नहीं आता होगा। एक्यूरेट नहीं आता है, बट अप्रोक्सीमेटली करेक्ट होता है। ठीक है, मेथड नहीं होगा। हम ये आपको, ये फॉर्मूला आपने आज से पहले देखा था कि नहीं देखा था, पहले ये बताइए। सुना था, ये फॉर्मूला भी आपने देखा था, पढ़ा था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया था कभी कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों कर रहे हैं? या इवन हो सकता है एफएक्स के बारे में हम लोगों ने आज तक इतना ना सोचा हो कि एफएक्स भी क्यों कर रहे हैं। फॉर्मूला तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हम इसलिए आपको सिखा रहे हैं कि ये चीजें हम लोगों को आनी चाहिए। एंड यू नेवर नो व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे आपसे थ्योरी पूछी जाएगी, तो आपसे जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इट कैन बी ड्राफ्टेड इन एनी वे। लाइक इट कुड आल्सो बी अ क्वेश्चन कि एज्यूम्ड मीन क्या होना चाहिए, इट शुड बी द मिड वैल्यू, इट शुड बी द टॉप मोस्ट वैल्यू, इट कुड बी एनी नंबर, ये तक पूछा जा सकता है आपसे थ्योरी में। तो ये सब चीजें जब आपकी कंसेप्चुअली क्लियर होंगी तो आप पेपर में थ्योरी भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन, मान लो आई वॉज कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स, the average marks of 10 students was calculated as 60%। मान लो ये कुछ हमने 10 बच्चों को यहां से आगे से चुना और इनके 12वीं के नंबर पूछे तो 60% का एवरेज आया। ठीक है, वो भी इस वजह से क्योंकि बोर्ड वालों ने एग्जाम लेने से मना कर दिया। तो एवरेज कितना आया, 60%। इफ मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इफ मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स was wrongly taken as, was wrongly taken as, अब इसके अंदर मान लो इस बच्चे का हमने 70 सुन लिया था जबकि असल में था 40, was wrongly taken as 70 instead of 40, तो 40 पाया था इंटरनल्स की वजह से, लेकिन हमने गलती से कितना ले लिया, 70। What will be corrected mean? देवांश, कौन से सीरीज में एक्स आपको डाउट है? पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या अभी भी डाउट है तो एक बार बताइएगा, हम पिछला वाला एग्जांपल फिर से बता देंगे। What will be corrected mean? तो देखो भाई, इसमें एक सिंपल सा फंडा होता है, अपने पास 10 लोगों का डेटा तो है नहीं, ठीक है, तो वापस से तो जोड़ सकते नहीं और जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन 10 लोगों का जोड़ करके टोटल कितना आया होगा, तो 60 अगर एवरेज है 10 स्टूडेंट्स का, बोलो 60 एवरेज है, तो टोटल कितना रहा होगा, 600। भाई टोटल कितना रहा होगा, 600। तो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 ने मिल करके कितना स्कोर किया था, 10 इंटू 60, 600। ठीक है, लेकिन ये करेक्ट वाला है या रॉन्ग वाला है,
तो करेक्ट टोटल कैसे करके निकालें? करेक्ट टोटल के लिए इसमें गलती से क्या जोड़ दिए थे हम? माइनस कर दो, और करेक्ट क्या जोड़ना था? प्लस कर दो। तो कितना हो जाएगा? 570। तो बताइए करेक्ट मीन कितना होना चाहिए? 570 अपॉन 10, यानी कितना? 57%। ठीक है, समझ में आई ये बात? चलो छापो जल्दी से। एवरीबडी प्लीज कंफर्म, क्या ये क्लियर हुआ? हेलो? चलो डन, एवरीबडी डन। ठीक, डायरेक्टली 30 भी तो माइनस कर सकते हैं। जी हाँ, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, say for example if I say, मान लो I was calculating the average marks for this particular class, ठीक है? तो average marks of a class of 59 students was, चलो मान लो 70, ठीक है? If a student with a score of मान लो कि हम आप लोगों का एवरेज निकाले थे, उतने में एक बच्चा आया 23, ऐसे कोई इमेजिन कर लो। आप लोग में से एग्जांपल ले नहीं सकते। मान लो कोई ऐसा एक 23 सा बच्चा आया, एकदम वो नहीं जो कि 99-100 वाले बच्चे होते हैं, तो वैसे ही कोई 100 वाला बच्चा जो है अपने बीच में आ गया। तो अ स्टूडेंट विद अ स्कोर ऑफ 100 मार्क्स। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर पहले तो पीटेंगे उसको। इफ अ स्टूडेंट विद अ स्कोर ऑफ 100 मार्क्स जॉइन्स द क्लास, व्हाट विल बी न्यू एवरेज? नया एवरेज कितना हो जाएगा? करेक्ट, करेक्ट वैभव, करेक्ट ऐश्वर्य, करेक्ट विशेष, चेक योर आंसर अगेन, करेक्ट सुरजीत, हाँ मालूम है हो गया। देखो भाई, टोटल ऑफ 59 स्टूडेंट्स कितना है? 59 इंटू 70, यानी 4130। तो टोटल ऑफ 60 कितना हो जाएगा? 4130 प्लस, यानी 5130। करेक्ट। हम अगर ये सब न करें तुम लोग ध्यान कैसे दोगे? एवरेज ऑफ 60 कितना हो जाएगा? 4230 अपॉन इक्वल टू
आ गया ये आप लोग को? डैम इजी। फिर इसके बाद नेक्स्ट, चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, इफ अ क्लास, चलो हटा दो, अब क्लास हटा दो, सिटी विथ 102 people have an average age of 36. If इसको 101 कर लेते हैं, ठीक है। If one of the person dies, the average age declines to 35.5. Find the age of person who died. सर 2 मिनट शो कर दीजिए। क्या, कौन सा रह गया? अमन, कौन सा आंसर रह गया भाई? ये वाला आंसर? करेक्ट करेक्ट। एटी 86, और हो सकता है ये दोनों ही सही जवाब ना हो। बताइए प्लीज, सभी लोग अपना आंसर बताइए। क्या आंसर आ रहा है? वाह, क्या बात है, क्या आंसर निकाला है। ठीक है। सो अभी फिलहाल जो टोटल है ऑफ 101 पीपल, इट इज इक्वल टू 101 इंटू 36 इज इक्वल टू कितना? 3636। और जो टोटल होगा 100 पीपल का, दैट विल बी 100 इंटू 35.5, यानी 3550। तो जो एक
पर्सन जिसकी डेथ हो गई उसका एज क्या रहा होगा, उसकी वजह से 86 का डिफरेंस आ गया, तो फिर द डिफरेंस इज इक्वल टू कितना, 86। ठीक है, अगर हम 2 का जैसे एग्जांपल ले रहे थे, अगर वैसा लेकर के करते तो उसमें कह सकते थे कि एवरेज एज निकालो उन 2 लोगों की जो कि जिनकी डेथ हो गई। ठीक है, कैसा कैसा एग्जांपल हम भी बना रहे हैं। चलो ओके, ये वाला डन सबका, किसी को डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट, अब हम लोग सीखेंगे कंबाइंड मीन के बारे में। हेडिंग दे दीजिए कंबाइंड मीन। इफ section A has 60 students with average score of 70 and section B has 40 students with average score of, जो लोग भी सेक्शन बी में रहे हैं वो याद करें, वो हमेशा कमजोर वाला सेक्शन होता था 50, और अलग जो एकदम तेज तरार वाले बच्चे थे उनको एकदम ही अलग करके रखा जाता था। तो अब हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज, 3616 की जगह 3636 होगा, हमने 3636 ही लिखा है काजल, चेक करिए। सो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ बोथ सेक्शंस। हाँ, हम और नहीं तो क्या, ऑफ बोथ सेक्शंस टुगेदर। ओके, इसका एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लेकिन पता नहीं इसका फॉर्मूला होता भी क्यों है। देयर इज नो नीड फॉर अ फॉर्मूला, राइट। खुद सोचो कि हमको 60 स्टूडेंट्स का दिया हुआ है एवरेज और 40 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया हुआ है, तो जो 60 स्टूडेंट्स का टोटल आ रहा है वो जोड़ लो और जो 40 स्टूडेंट्स का टोटल आ रहा है वो जोड़ लो और दोनों का टोटल मिला दो। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। अब इसको अगर हम ऐसे करके कहें, जैसे अगर आपको किसी को, इट इज जस्ट लाइक कि आप सीए पढ़ रहे हो लेकिन आप किसी को बताओगे नहीं कि नहीं ठीक है इसमें उतनी मेहनत नहीं करते अपने, तो अपने क्या उसका रेपो बना के रखते हैं, है कि नहीं। अब वैसे ही करके से फॉर एग्जांपल अगर आपको पढ़ा रहे हैं टू मेक अ हाइप ऑफ इट, तो आई से मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू f1 इंटू x1 बार प्लस f2 इंटू x2 बार होल अपॉन f1 प्लस f2। तो सामने वाले को लगेगा वाह ये तो बहुत तगड़ी चीज पढ़ी है तुमने। ठीक है, इवन साइंस वाला बच्चा भी अगर स्टैट्स ना सीखता हो तो एक बार के लिए उसको भी लगेगा कि नहीं नहीं कॉमर्स वाले भी ऐसा नहीं है, लेकिन अपने को मालूम है ना कि ये है ही क्या। अच्छा, उनका भी ऐसा पता नहीं कुछ होता हो तो फिर हम लोगों को भी वेक्टर वगैरह वो लोग बनाते हैं, वो सब आसान होता हो, हम लोग को ना समझ में आता हो, लेकिन अपने बना के रखेंगे रास। ठीक है, बताना नहीं है बाहर मार्केट में। तो व्हाट इज कंबाइंड मीन? कंबाइंड मीन इज इक्वल टू f1 x1 बार प्लस f2 x2 बार होल अपॉन f1 प्लस f2। ये हो गया पहले वाले का सम, ये हो गया दूसरे वाले का सम, राइट। पहले वाले का सम फ्रीक्वेंसी इंटू मीन, दूसरे वाले का सम दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी इंटू दूसरे वाले का मीन, और दोनों का टोटल जोड़ दिया हमने। वैसे ही दोनों के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी ऐड कर दिए f1 प्लस f2। ठीक है,
अब देखो 60 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना, तो 60 इंटू प्लस 40 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना, तो टोटल कितना, और फिर F1 प्लस F2 यानी 60 प्लस 40, तो इट इज 4200 प्लस 2000 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू कितना, 62। क्लियर है क्या? ओ भाई लाइव वालों एक बार जल्दी से जवाब दो। हम देखो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमको बता देना, जहां स्लो होना हो हमको बोल देना। क्लियर बात सबको? आसान है। और कुछ सोचा जाए? एग्जाम्पल, ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार और दिखा दीजिए। कौन सा? ये वाला देखो, लिखो इसको। अच्छा आप लोग भी एक 2 मिनट का एक छोटा सा एक ब्रेक ले लो। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट। नहीं, कहीं नहीं जाना है, जाओ पानी भर के लेके आओ और ये करो। ऊंट है क्या, मतलब पूरा यहीं से स्टोर करके जाएंगे? बाहर रेगिस्तान में भी आपको जाना है, यहीं से पूरा पानी पी करके रह लो, अभी थोड़ी देर की और बात है। उत्कर्ष यही वाला नोट करना था ना? सर उसकी एज ज्यादा थी तो एवरेज कम कैसे हुआ? देखो ज्यादा एज वाला चला जाएगा तो एवरेज तो कम हो जाएगा ना। नहीं नहीं, उत्कर्ष मिश्रा नहीं, उत्कर्ष पांडे। ये उत्कर्ष पी, उत्कर्ष अलग अलग उत्कर्ष है। चलो आओ आगे, बस ठीक है, हो गया हो गया, खत्म, बस ओके। चलिए देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन नोट करिए। इफ the average age of eighty people is 45, if 20 more person join the group, average age increases to 47. Find the average age of 20 people. आप समझ रहे हो? यहां पे आपको कंबाइंड एवरेज दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कम ऑन, आपको कंबाइंड एवरेज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? एक सीरीज का, मतलब 2 सीरीज है अगर अपने पास ए बी और कंबाइंड, तो अपने को ए का दिया और कंबाइंड दिया है, ठीक है।
सर को एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर दीजिएगा। छोटा सा साहब। ठीक। ठीक है, 55 आ रहा है। तो अपने कैसे लिखते हैं इसको, x बार इज इक्वल टू f1 इंटू x1 बार प्लस f2 इंटू x2 बार अपॉन f1 प्लस f2। सो कंबाइंड मीन इज कितना, 45। कंबाइंड मीन इज कितना, 47, क्योंकि दोनों ग्रुप को मिला करके 47 हो जा रहा है। इसमें पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, हाँ 80 इंटू क्या एवरेज इसका 45, और F2 20 इंटू इसका एवरेज नहीं मालूम, होल अपॉन F1 प्लस F2 यानी 80 प्लस 20। तो 4700 इज इक्वल टू 80 इंटू 45, 3600 प्लस 20x2। तो दिस इंप्लाइज 900 की 1100, 1100 इज इक्वल टू 20x2। दिस इंप्लाइज x2 यानी दूसरे वाले का मीन इज 1100 बाई 20 इक्वल टू कितना, 55। क्लियर है ये? क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग? कोई डाउट है? नहीं नहीं, हम तुम लोगों से आराम से पूछ रहे हैं। इसमें भी कुछ डाउट है? बता दो। इस आसान से क्वेश्चन में भी कुछ डाउट वाउट है तो फिर वो भी हम समझा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट 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 एक और क्वेश्चन सुनो ध्यान से, मजेदार क्वेश्चन। अच्छा, किसी और कोई और ऐसी चीज बताओ जिसका अपने एवरेज वगैरह निकाल सकें, ऐसे बड़ा वो एज और मार्क्स और यही सब एवरेज निकाल निकाल करके। हाँ तो नहीं, कुछ एग्जांपल ऐसा बताओ। 47 कंबाइन मीन कैसे हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, दिया हुआ है, फोकस करिएगा प्लीज। दिया हुआ है आपको कि 80 लोगों का एवरेज 45 है, और अगर 20 लोग और ज्वाइन कर लें यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 100 लोग, तो एवरेज एज कंबाइंड वाला 47 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज एज कंबाइंड वाला 47 हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज योर कंबाइंड एवरेज। वी कैन टेक इनकम, क्वांटिटी ऑफ थिंग्स। ओके, इनकम ले लेते हैं। हाँ हाँ, इनकम ही कह रहे थे वो। हाँ, वेट वगैरह कुछ भी ले लीजिए, अपने को क्या करना है। इफ एवरेज इनकम ऑफ सिटी ए and city B
is 12,000 and 18,000 respectively, full stop. Average of both the cities taken together is rupees 13,500. Find percentage of people in city A and B. देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ए का एवरेज इनकम 12,000, बी का एवरेज इनकम 18,000 और दोनों का कंबाइंड एवरेज इनकम 13,500, 13,500। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी में कितने परसेंट लोग रहते हैं या क्या प्रोपोर्शन ऑफ लोग रहते हैं। और है बड़ा ही आसान, हमको जितना आता है। एक चीज याद रखना आप लोग, ये आपको इन जनरल आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, या हम कह सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस, कोई से भी क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर पहले ही देख करके एकदम अल्टीमेट सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन सोचने लगते हैं ना, तो नहीं आता है। पहले जितना तक आता है उतना तक लिख करके सोचा करो। तो हमको फॉर्मूला लिखने आता है और उसमें कुछ कुछ बातें दी हुई हैं, वो सब लिखने आता है, तो उतना लिख करके फिर सोचेंगे आगे क्या करना है, कम से कम पास तो पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना तक करते हैं। हमने लिखा कि भाई आपका कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू F1 x1 बार प्लस F2 x2 बार होल अपॉन F1 प्लस F2। तो दिस इज इक्वल टू F1 x1 बार यानी F1 इंटू 12,000 प्लस F2 x2 बार यानी F2 इंटू 18,000 होल अपॉन F1 प्लस F2। तो मीन कितना है, कंबाइंड मीन अपने को दिया हुआ है 13,500। अब देखो ये ऐसे हो गया, 13,500 इज इक्वल टू 12,000 F1 प्लस 18,000 F2 अपॉन F1 प्लस F2। अब बताओ ये ऊपर जाएगा तो 13,500 से दोनों से इंटू हो जाएगा, तो हमको F1 और F2 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक, कितना 1:3। ओके, वेरी गुड। हाँ लिखो लिखो, तुम लोग कंटिन्यू करो। तो 13,500 F1 प्लस 13,500 F2 इक्वल टू 12,000 F1 प्लस 18,000 F2। दिस इंप्लाइज 1,500 F1 इक्वल टू 4,500 F2। दिस इंप्लाइज F1 अपॉन F2 इक्वल टू 4,500 अपॉन 1,500 यानी 3/1। 3/1, 3:1। तो बताइए दोनों की फ्रीक्वेंसी यानी दोनों में नंबर ऑफ पीपल किस रेशियो में हो गए। हां, 3:1। तो कितने परसेंटेज लोग हुए F1 में और कितने परसेंटेज लोग हुए F2 में। करेक्ट, सुनिए प्लीज। F1 बाय F2 अगर 3:1 है तो F1 हो जाएगा 3/4। 3 लोग अगर F1 में तो 1 F2 में है, 3 अगर F1 में तो 1 F2 में, तो टोटल कितने हो गए 4। तो 3 4 में से किसमें है F1 में,
और F2 में कितने हैं? 1/4 इंटू 100% कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है ये बात? क्या ये सबको आया? एवरीबडी प्लीज टाइप यस इन द चैट सेक्शन। दोबारा समझा दीजिए, दोबारा समझिए। भाई साहब पहले ये बताइए यहां तक समझ में आया क्या? ये हमने कुछ नहीं, बस इक्वेशन के अंदर में F1 F2 नहीं मालूम था, बाकी सब कंबाइंड मीन मालूम था, पहले वाले का मीन और दूसरे वाले का मीन मालूम था, तो वो पुट करके F1 अपॉन F2 का रेशियो निकाल दिए सॉल्व करके। क्या यहां तक आया? देखो यहां पे ये कुछ लोग को रेशियो में भी दिक्कत हुई। 1500 F1 इक्वल टू 4500 F2, तो F2 नीचे आया और 1500 इधर नीचे गया, तो 4500 अपॉन 1500 इज इक्वल टू F1 अपॉन F2। ठीक है, F1 कैसे आया ये भी समझिए। यहां पे 13000 F1 था, 13500, और यहां पे 12000, तो इसको इधर ले गए तो माइनस हो गया, 1500 हो गया। और बताइए, और कोई डाउट इसके अंदर में? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये हमने अभी आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर कराया। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ। समृद्धि नहीं, अपर्णा एंड अमन, क्या आप लोग के डाउट्स आ रहे थे? क्या ये क्लियर हुआ? अच्छा आगे सुनो, मीन वाला पोर्शन अपना खत्म हुआ, दैट वाज अरिथमेटिक मीन। नोट करा दीजिए, डिक्टेट करते हैं यहां से। 13,000 F1 प्लस 13,500 F2 इक्वल टू, नालायक, अरे भाई हुआ, एक्स्ट्रा नोट्स बना रहे हो उसके अंदर में, ग्लिटर पेन का इस्तेमाल करके नहीं ना लिख रहे हैं? हो गया, अच्छा ठीक है, जबरदस्ती बेइज्जती कर रहे हैं। चलो ओके, आगे अब कुछ और नया सिखाएं आपको। ज्योमेट्रिक मीन सिखाएं, हार्मोनिक मीन सिखाएं। ज्योमेट्रिक मीन सीखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, आइए देखिए, कोई भी दो नंबर हैं अगर ए बी, कोई भी दो नंबर हैं अगर ए बी, तो ज्योमेट्रिक मीन इज बेसिकली अंडर रूट ए बी। अगर तीन नंबर हैं ए बी सी, तो ज्योमेट्रिक मीन इज क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। अगर चार नंबर हैं ए बी सी डी,
तो ज्योमेट्रिक मीन इज फोर्थ रूट ऑफ एबीसीडी. डू यू नो द मीनिंग ऑफ थर्ड रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट? अच्छा, 16 का फोर्थ रूट क्या होता है? 2. हाँ, अच्छा, ठीक है, ऐसी बात है. What will be, students, come on, please participate, huh? What will be the cube root for, कैलसी लेके तो ऐसे तैयार हो, बस अभी तुरंत आप बताइए, हम क्यूब रूट निकाल ही देंगे तुरंत. हाँ, अच्छा, हम बता चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर भी टाइम तो लगेगा ना. अच्छा ठीक है, ओके ओके, शांत शांत. एक तो तुम लोग इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ना. चलो इसी का करो. एट. अरे गलत बोल रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस से तो मत बोला करो तुम लोग. सिक्स होगा. एक मिनट रुको, हमको कैलसी दो, हम बताते हैं, फिर तुम लोग बताना. हाँ वो ठीक है, यहां तक तुम लोग को आ रहा है. अच्छा, ये आ रहा है सबको? हम एक बार इलाबोरेट कर देंगे क्यूब रूट वगैरह कैसे निकाल रहे हैं. देखो, क्यूब रूट में अपने 3 का पेयर बनाए इसको, या फिर क्या कहें इसको, ट्रिपलेट्स. तो दिस इज 216 इज बेसिकली, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं ना ऐसे करके, 216, फिर ऐसे 2 लिखते हैं तो 108 आता है, फिर 2 लिखते हैं तो 54 आता है, फिर 2 लिखते हैं तो 27 आता है, फिर 3 लिखते हैं 9 आता है, फिर 3 लिखते हैं 3 आता है, फिर 3 लिखते हैं 1 आता है. हम कह रहे थे क्यूब रूट निकालना है, तो इसको लिखते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, है ना. तो 3 का एक पेयर निकल करके बाहर बनता है, तो दिस विल बिकम 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना? 6. ठीक है, कैलसी दीजिएगा बेटा. वाह आयुष, वाह, क्या बात है, 6.0047. मतलब अगर आपको ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिख जाए तो आप शायद टिक कराएं. 6 तो नहीं है, 6.0047. ओके, चलो, कैन यू कैलकुलेट, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बेसिक्स है. इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये बेसिक्स आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस सेंस में इंपॉर्टेंट है. बाकी तो हमको मालूम है, आप लोग समझदार हैं, सब कर लेंगे. लीजिए, एंजॉय. ऐसा कुछ खास नहीं है, बस डिवाइड. इजी, करेक्ट. नो अदिति, you'll have to check your answer again. Correct, Utkarsh. ऐश्वर्य, आगे सबका आंसर. कई लोगों ने ट्राई नहीं किया कि बाजू वाला कर रहा है तो फिर हम क्यों करें, है ना. हमने आखिर उसको किस लिए बैठाया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा करे.
नहीं आया? किसका? हाँ, आराम से करिए। करेक्ट, आयुष विशेष, हम बता दे रहे हैं, बताएंगे जरूर से, चिंता मत करिए। देखो भाई, अपने कर रहे हैं इसको प्राइम फैक्टराइज, तो 759 375 को 5 से फैक्टराइज कर रहे हैं। 5 1 5 1 8 7 5 5 3 0 3, राइट? 7 5, इतना ही आ रहा है। 5 6 0 7 5 5 1 2 1 5 5 243, और ये 243 3 टू द पावर 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, दिस इज 759 375 का फिफ्थ रूट इक्वल टू 5 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, और ये 5 अगर फिफ्थ रूट निकालना है तो 5 5 का अपने को पेयर बनाना पड़ेगा, तो एक ये बाहर 5 आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 3 15। बट स्टूडेंट्स, अपने को ये तो सीखना नहीं है ज्योमेट्रिक मीन में, मतलब दिस इज नॉट माय टारगेट फॉर ज्योमेट्रिक मीन, आई हैव टू टीच यू हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने आपसे कहा कि भाई कोई भी 2 नंबर ले लो, अब हम उस सिरे पे आते हैं कि आपको कैसे करके ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। यहां तक आ रहा है ना? अब एक कुछ आसान ऐसे सवाल लेते हैं जो कि एक्चुअली में हम लोगों को करने हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि 3 1 और 9 का आप ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे पढ़ना, आपको ये सिखाया जाएगा थोड़े समय के बाद। तो कैसे करके निकालेंगे? 3 नंबर है, क्यूब रूट लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 1 इंटू 9। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? क्यूब रूट ऑफ 27, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3। क्लियर है ये बात? पक्का? किसी नंबर का पावर 3/4 कैसे सॉल्व करेंगे वो भी सिखाया जाएगा, चिंता ना करें, बस थोड़ा समय दें। नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 25 and 5 and 4 and 1.25। तो क्या करना है बताइए, कौन सा रूट निकालना है इस बार? अब देखिए, फोर्थ रूट कैलसी पे कैसे निकालते हैं ये हम आपको सिखा सकते हैं। स्क्वायर रूट तो निकालना आपको आता होगा, आप सीधे स्क्वायर रूट का बटन दबाइए, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। फोर्थ रूट निकालने के लिए आपको 2 बार स्क्वायर रूट करना होता है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखते हैं इसका मतलब a के पावर 1/2 होता है, और अगर इसको हम 2 बार स्क्वायर रूट कर दें तो ये पावर 1/3 नहीं होता, ये 1/2 इंटू 1/2 हो जाता है, यानी 1/4। और अगर 3 बार स्क्वायर रूट कर दें तो 8th रूट हो जाता है। समझ गए आप लोग इस बात को?
तो हमने आपसे कहा कि भैया फोर्थ रूट निकालना है, तो आपने 2 बार क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। और अगर आप इसका 2 बार स्क्वायर रूट प्रेस कर दें तो ये आ रहा है फोर्थ रूट ऑफ 625 एंड द आंसर शेल बी 5। आई होप दिस इज क्लियर। There is a lot more to teach in this topic, but as I said, I'll be leaving your classes by around 12:55 because there is another class scheduled at 1. Those who were attending my class for the first time, I hope you could understand how we will be learning. अगर आपके मन में कोई ऐसा डाउट या क्वेरी आप पूछ सकते हैं आफ्टर दी सेशन, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप डिटरमिन्ड हो इस चीज के लिए और आप पैशनेट हो बहुत ज्यादा, तो वो समय बहुत दूर नहीं है जब आप अपने नाम के आगे वो एक टाइटल लगा पाए। लेकिन इसके लिए बस अगर कुछ चाहिए, जो हमें अगर ऐसा कुछ लगता है कि कोई चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीए की जर्नी में, वो आपका एक तो पैशन और दूसरा आप इसके लिए कितना हद तक डिटरमिन्ड है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे। हमने एक्चुअल में बहुत ढेर सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को भी फेल होते हुए देखा है। हमने खुद भी हम कह सकते हैं कि 1-2 बार इसके अंदर में फेलियर देखी है सीए के अंदर में। तो आई नो कि देयर इज नथिंग लाइक अ वेरी स्मूथ रोड। इवन द ब्रिलियंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, आई नो पीपल हु हैव स्कोर्ड 98, 99, दे फेस समथिंग और द अदर, बट दैट डज नॉट डिले देयर सक्सेस। दैट इन नो वे डिलेज देयर सक्सेस इफ दे आर डिटरमिन्ड। तो हम लोग को उसको इमेजिन नहीं करना है, बट यू हैव टू थिंक कि आई हैव टू फोकस ऑन ओनली वन थिंग। मेरे पास सोते जागते वक्त हर एक टाइम बस एक पैशन होना चाहिए, ठीक है। और अगर उस चीज को लेकर के आप बहुत हद तक पैशनेट हैं, तो फिर आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, या फिर आप हमेशा ही जो है एक सही तरीके से अपने ड्रीम को फॉलो करेंगे। आपके मन में रहेगा कि इफ आई हैव टू डू दिस, हमको क्या कुछ करना है उसके लिए। चलो फिलहाल आज ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे, हम हो सकता है बाद में भी आपको ज्यादा लेक्चर ना दें, लेकिन ये है कि स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। आपको ये प्रैक्टिस पेपर हम आपके लिए एक अपलोड कर देंगे, आज भले उसको मत करना, कल से हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे और होमवर्क भी दे देंगे इनफैक्ट उसमें से, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड बाय।